हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 29 मई। तो वीडियो के संबंध में कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है। ये है नौसेना प्रमुख जो कि जवानों के संग पुशअप लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार के नाम। तो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। अब मेरे आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। इंडियन आर्मी के हेड का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, और वायुसेना प्रमुख का नाम बताइए, और इसके अलावा एक नई पोस्ट जो बनी है भारत में CDS यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ, वो अभी मौजूदा समय में कौन है, उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इनकी पिक्चर है पुशअप लगाते हुए। 61 वर्षीय उम्र है इनकी। आगे देखते हैं। ये GST काउंसिल की अभी बैठक हुई है, 43वीं बैठक हुई है ये GST काउंसिल की। अभी आपसे मैंने कल ही प्रश्न पूछा था। तो 279A में GST काउंसिल की बात की जाती है, और यहाँ पर मिनिमम कोरम 50% होता है, यानी कि 50% लोग मौजूद रहने चाहिए। केंद्र सरकार के हाथ में यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो है 1/3, और राज्य सरकारों के पास है 2/3, यानी कि राज्य सरकारों की अहम भूमिका है इसके अंदर। और जब भी कोई डिसीजन पारित होता है GST काउंसिल से, तो उसमें 3/4 बहुमत चाहिए होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं GST काउंसिल के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात की जा रही थी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर GST दर में शून्य करने की बात की जा रही थी, मतलब GST दर हटाने की बात की जा रही थी फिलहाल। लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, GST उसी दर से वसूला जाएगा। लेकिन विदेशों से आयात होने वाली कोविड-19 से जुड़ी राहत सामग्री पर IGST हटाने का फैसला किया गया है। यानी कि हम जो भी इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, अभी कोविड-19 के लिए जो भी चीज़ें हम उपकरण या कोई मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे IGST को उन्होंने हटा दिया है। ये इसके अंदर डिसीजन लिया गया है। जैसे कि बात की गई है ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन B के आयात को भी एकीकृत GST से छूट देने का फैसला किया गया है। इस पर 5% GST लगता था, तो अभी ये नया इसमें फैसला लिया गया है GST काउंसिल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं GST काउंसिल के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको हेड करती है फाइनेंस मिनिस्टर, इनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। ये हैं हर्षवर्धन साहब। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। आपको पता है इस वक्त पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ही है। वही अपना एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ बात बता रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक यानी 2021 तक भारत के पास 200 करोड़ खुराक होंगी। यानी कि ये बात कर रहे हैं वैक्सीन की, तो 200 करोड़ वैक्सीन भारत के पास होंगी 2021 के अंत तक, ऐसी बात इनके द्वारा बताई जा रही है। तो मतलब बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग जाएगी इस वर्ष के अंत तक। तो ये कुछ इनका स्टेटमेंट है। यहाँ पे नाम जरूर याद रखिएगा इनका। राजस्थान के अंदर कोरोना व ब्लैक फंगस को अब इलाज निःशुल्क मिलेगा। यानी ब्लैक फंगस और कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी और सरकारी अस्पताल में, निजी अस्पताल यानी सारे के सारे नहीं, जो भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं इस चिरंजीवी योजना के तहत, उनमें ये इनका जो इलाज है कोरोना और ब्लैक फंगस के लिए आपको निःशुल्क दिया जाएगा। तो ये ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है इसके द्वारा। ये एक एडिटोरियल है, वैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज के बारे में। पूरा का पूरा ये जो डिस्कशन है तो उसका मैं आपको यहाँ पे सार बता रहा हूँ क्लाइमेट चेंज का। तो इम्पॉर्टेंट बात की गई है इसमें, पेरिस क्लाइमेट समिट की बात की गई है। तो देख लेते हैं एक बार इसके संबंध में। तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। ये सभी दुनिया के देशों ने यहाँ पे इसको साइन किया था। अब इसकी 2020 में क्लाइमेट एम्बिशन समिट होती है 2020। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुई थी। तो क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 ग्लासगो यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, स्कॉटलैंड के अंदर। तो ग्लासगो में हुई थी क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020। ये इसकी 5वीं एनिवर्सरी थी, यानी कि 2015 में हुआ था ये एग्रीमेंट। कहीं कहीं आपको 2016 भी दिखाई देता है लिखा हुआ ये। तो उसका वो कुछ इफेक्टिवनेस का मतलब कब से इफेक्टिव हुआ तो वो डेट का कुछ इशू आ जाता है। तो 2015-16 है इसका डेट। तो 5वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी इसकी ग्लासगो में पेरिस एग्रीमेंट की। अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ इसमें जो वार्ताएं चली थी तो उसमें बताया गया था कि
मोस्ट अबंडेंट जो ग्रीन हाउस गैस है, जीएच गैसेज हैं, तो आप बताइए जीएच गैस कौन कौन सी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में कितनी जीएच गैस को शामिल किया गया था, उनके नाम मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट बताई गई है, सबसे ज़्यादा प्रमुख बताई गई है, जिम्मेदार गैस है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 की बात की गई है। ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके दौरान, तो एटमॉस्फेयर में इसका ज़्यादा प्रभाव है, सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी बात की गई। तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड यहाँ पे क्या बातें बोलता है, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसका लीगल स्टेटस जानते हैं। ये बताता है कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि लीगली बाइंडिंग है सभी देशों पर जिसने इसमें साइन किया है, उन पे सब पे लागू होती है। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर है, ये पेरिस एग्रीमेंट जो किया गया है, यहाँ पे इसका जो अडॉप्शन है, यानी कि इसको स्वीकार किया है, इट वॉज अडोप्टेड बाई 196 कंट्री। आप समझ सकते हैं 196 देशों ने इसको अपनाया था, स्वीकार किया था, लेकिन अभी ये प्रभावी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि क्यों प्रभावी नहीं हो पा रही, क्योंकि कई सारे ग्लिचेज हैं इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये भी याद रखिएगा, COP21 2015 में हुई थी, तभी ये पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था तो कौन सी कोप की बैठक हुई थी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सी हुई थी, 21, और या पूछा जा सकता है कि COP21 कहाँ पे हुई थी, तो ये पेरिस के अंदर हुई थी 2015 में। तो इससे आप याद रखिएगा COP21 का और पेरिस एग्रीमेंट। इसका गोल है टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस कम लाना है। कब? प्री इंडस्ट्रियल इरा का, यानी कि जो इंडस्ट्रियल लेवल, जो औद्योगिक काल था 1850 से शुरुआत मानी जाती है जिसकी दुनिया के अंदर, तो वो जो टाइम है उससे भी 2 डिग्री सेल्सियस कम लेके जाना है, ऐसा यहाँ पे गोल रखा गया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव बताया यहाँ पे, टू अचीव लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, यानी कि जो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल है जो बता रहे हैं ये कि 2 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है। कंट्रीज एम टू रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस एज सून एज पॉसिबल टू अचीव क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाई मिड सेंचुरी। क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक तो ये 2 डिग्री सेल्सियस कम लेके जाना है आपको प्री इंडस्ट्रियल इरा का, प्लस जो CO2 या अन्य जो भी गैसेज हैं उनको रिड्यूस करना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे भी आपको एटमॉस्फेयर से बाहर निकालना है। तो ये क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि ये जो बैलेंस है वो बराबर हो सके, एटमॉस्फेयर में फिर से एक बैलेंस बन सके। अभी ये इम्बैलेंस हो गया है क्योंकि काफ़ी सारे GH गैसेज एमिशन हो रहा है उनका एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये इम्बैलेंस कर दिया है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें ये क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का प्रयोग करना होगा, यानी कि जो एक्सेसिव GH गैसेज हैं उनको किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकालना होगा, प्लस हमें रिड्यूस करना होगा अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी ये गैसेज हैं उनको। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर की जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो इसमें पेरिस एग्रीमेंट का इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है इस एडिटोरियल के अंदर। इसके अलावा ये समस्याएं भी बताई गई हैं, तो कभी आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने को आता है तो आप ये कुछ प्रॉब्लम्स बता सकते हैं क्लाइमेट चेंज की, कि इससे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या क्या समस्या हो सकती हैं। जल संकट हो सकता है बड़े स्तर पर, पानी की समस्या हो सकती है दुनिया के सामने, बीमारियां बढ़ सकती हैं कई सारी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी हो सकती है, यानी कि फूड सिक्योरिटी में संकट उत्पन्न हो जाएगा, ध्रुवों की बर्फ़ पिघलेगी जिसके चलते जल प्रलय आने की संभावना बन जाती है, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ की बर्फ़ पिघल पिघल के नीचे आने लगेगी और सी लेवल राइज होने लगेगा। वहाँ पे जो समुद्र किनारे जो बसे देश हैं, लोग हैं, उनके ऊपर संकट के बादल मंडराने लग जाएंगे। तो ये इसकी बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ बताया गया है कि आर्कटिक महासागर की बर्फ़ प्रत्येक दशक में 13% की दर से पिघल रही है, यानी कि 10 वर्षों के अंदर 13% की दर से आर्कटिक महासागर की बर्फ़ पिघल रही है। आर्कटिक महासागर कहाँ है? ये नॉर्दर्न वाले पार्ट में है और अंटार्कटिक नीचे वाले पार्ट में है, तो वहाँ की बात की जा रही है। ये कुछ प्रभाव देखे जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, टेम्परेचर राइज जो हो रहा है उसकी वजह से। भारत के द्वारा इसको एमिशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि भारत स्टेज 6 नॉर्म्स भारत लेके आया, 5 भारत ने स्किप कर दिया सीधे। पहले भारत में 4 भारत स्टेज 4 था, 4 से सीधे 6 पे जंप कर गए ये मेजर्स के चलते। दूसरा है नेशनल सोलर मिशन भारत लेके आया,
नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 भारत को लाई गई। तो ये कुछ चीज़ें की गई हैं। विंड सोलर फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कम से कम एमिशन हो। जो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं भारत इस पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही ये कुछ मेजर्स ले रहा है, तो कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो इनके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा अपने एंड से भी। ये कुछ प्रोग्राम है, मिशन है, भारत के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तो इनमें और भी आप यदि डिटेल में देखना चाहते हैं तो अपने लेवल से आप देख सकते हैं। ये आरबीआई की रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा 100 रुपये के नोटों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। तो 2020-21 में पकड़े गए हैं 5.5 करोड़ के नकली नोट। नकली नोट बहुत ज़्यादा घातक होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। उसकी जो वैल्यू होती है इकोनॉमी की, उसको डाउन कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो गुडविल होती है, साख होती है जो भारतीय मुद्रा की, वो भी इसके कारण गिरती है जब इस प्रकार से नकली नोट फ्लो करते हैं भारतीय इकोनॉमी में। तो आप समझदारी से और थोड़ा सतर्क रह के देखिए। मतलब कभी भी इस प्रकार के यदि आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये की बात की गई है, क्योंकि 100 रुपये पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। 500 के नोट पर ज़्यादा चीज़ें रहती हैं ये। तो आप ज़रूर इस बात पर गौर करिएगा कि 5.5 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है इकोनॉमी के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो इनको रोकने की ज़रूर सरकार के द्वारा भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि सरकार प्रयास करती भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखिएगा। ये बात की जा रही है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, 18 जून को भारत न्यूजीलैंड के बीच फाइनल होगा ये। तो यहाँ बात बताई गई है, ये इंग्लैंड में होने वाला है ये, कि यदि ये टेस्ट ड्रॉ या टाई होगा तो संयुक्त चैंपियन बनेंगे दोनों। यानी कि ये होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। यदि ये टाई हो गया, ड्रॉ हो गया, तो दोनों ही चैंपियन बन जाएंगे ये। तो ऐसी बात इसके द्वारा यहाँ पे बताई गई है इस पार्ट में। तो देखेंगे 2 जून को भारतीय टीम रवाना हो जाएगी और 18 जून को ये टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो देखेंगे क्या होती हैं और चीज़ें आने वाले समय में। ये बात की जा रही है इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग में नए बदलाव किए गए हैं। अब हिंदी सहित 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग की जा सकेगी। इसके लिए AICTE ने बताया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बात बोली है कि 8 क्षेत्रीय भाषाओं में अब आप इंजीनियरिंग कर सकेंगे। कौन कौन सी भाषाएं ये? हिंदी के अलावा हैं मराठी, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ व मलयालम ऑलरेडी उन्होंने शामिल की हुई है। तो ये है, और इसे भविष्य में बढ़ा करके 11 भाषाओं भी किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई। तो अच्छी बात है, जो रीजनल लेवल से लोग पढ़े हैं, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गए हैं, उनको केवल अपनी भाषा का ज्ञान है, तो अब वो तकनीकी क्षेत्र में भी अपना कैरियर, अपने स्किल्स डेवलप कर सकेंगे। तो अच्छा डिसीजन लिया गया है ये AICTE के द्वारा। यहाँ बात की जा रही है नाटो की। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में इसका गठन किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद, यानी कि कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग आप मान सकते हो, तब से ये नाटो एग्जिस्टेंस में आया। तो यहाँ पे इनका अभी अभ्यास चल रहा है। ये अभ्यास चल रहा है रूस जो है उसके साथ तनाव बढ़ने के मद्देनज़र इस प्रकार का अभ्यास किया जा रहा है। एक्चुअली ये रूस को टैकल करने के लिए नाटो का गठन किया गया था। तो नाटो के अंदर 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं। यानी कि आपने देखा होगा, ये आप देख सकते हैं मैप में, ये है उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है। तो इसके कुछ देश हैं जो कि नाटो में शामिल हैं, और ये है यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि नाटो में शामिल हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि रिसेंटली अभी 2020 में कंट्री ऐड की गई है नाटो में, उसका नाम याद रखिएगा, ये है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नाटो के अंदर कौन सी कंट्री शामिल की गई है, वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। और टर्की भी कई बार पूछा जाता है कि टर्की नाटो का मेंबर है, क्योंकि टर्की बिल्कुल एशिया में आता है टर्की यहाँ पे, लेकिन इसका एक पार्ट है यहाँ पे, ये जो कि कनेक्ट करता है यूरोप से। तो टर्की नाटो का मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने की, कई बार पूछा गया ये सवाल। तो नॉर्थ मैसेडोनिया जरूर याद रखिएगा, नए कंट्रीज में ऐड किया गया। टर्की के बारे में भी आप याद जरूर रखिएगा। ये बात की जा रही है सीरिया की। तो बशर अल असद चौथी बार यहाँ पे राष्ट्रपति इनको चुन लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इनकी पिक्चर है बशर अल असद की। तो काफ़ी बड़ा समय हो जाता है, समझ सकते हैं आपके चौथी बार राष्ट्रपति बनना। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। प्रेसिडेंट का नाम भी याद होना चाहिए, बशर अल असद। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी है, इसका नाम है कुर्द कम्युनिटी, आपसे पूछी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। तो कुर्द कम्युनिटी जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है ये। यानी कि ऐसा स्टेटलेस ग्रुप क्या होता है कि ऐसा स्टेटलेस ग्रुप होता है कि जिसकी ना तो कोई, उसे पता नहीं उसकी कौन सी सरकार है
उसका कौन सा देश है। तो ऐसा स्टेटलेस पोजीशन होती है, ऐसा एक ग्रुप है, ये एथनिक ग्रुप है जो कि उसे पता नहीं। एक्चुअली ये 3 देश के अंदर फैला हुआ है, तुर्की, सीरिया और ईरान के अंदर। तो ये 3 देशों के अंदर फैला हुआ है, लेकिन इसको पता नहीं कि कौन से देश के अंदर ये आता है, कौन सी सरकार इसके ऊपर लगती है। तो आपको पता होगा सीरिया के अंदर काफ़ी समय तक सिविल वॉर चला है, जिसमें कि एक धड़ा रशिया का था और एक धड़ा यूएसए का था उसमें। तो रशिया जो सपोर्ट करता है वो बशर अल असद को करता है, यानी कि मौजूदा सरकार जो है उनको सपोर्ट करता है। यूएसए कहीं ना कहीं आईएस को वहाँ पे ख़त्म करने के लिए कुर्द की सपोर्ट करता है। तो यूएस अभी बैक कर रहा है, वहाँ से बाहर निकल रहा है, निकल चुका है, आप समझ सकते हैं सीरिया से। तो कुर्द लोगों के ऊपर संकट आ गया है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि टर्की बोलता है कि जो कुर्दिश वाला एरिया है वहाँ पे टर्की अटैक करने की बात करता है, जो कि यूएसए को बात हजम नहीं होती है। कुर्दिश लोग जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है यूएसए को सीरिया के अंदर टैकल करने के लिए। आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर 2 बड़ी महाशक्तियां हैं, रशिया और यूएसए। तो कहीं ना कहीं ये इनका रोल आपको देखने को मिल ही जाता है किसी न किसी कंट्री में। जैसे कि सीरिया में है तो एक दूसरे के साथ खींचातानी की चलती रहती है। तो जैसे कि रशिया सपोर्ट करता है वहाँ के सीरिया के प्रेसिडेंट को, इसी प्रकार कुर्दिश जो कम्युनिटी है वो सपोर्ट करती है यूएसए को। तो इस प्रकार से ये चीज़ें टैकल होती है वहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं सीरिया का मैप है यहाँ पे। तो सीरिया यहाँ पे लेबनान से भी लगता है, सीरिया यहाँ इराक से भी लगता है, जॉर्डन से लगता है, फिर टर्की से भी लगता है। तो जो कुर्दिश की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाला पार्ट है कुर्दिश का, ये वाला पार्ट। यहाँ पे ये कुर्दिश लोग रहते हैं। तो इनको पता नहीं कि ये प्रॉपरली कहाँ पे आते हैं। बहुत बड़ी संख्या है इनकी, 3.5 करोड़ लोग हैं ये कुर्दिश लोग। और यूएसए को काफ़ी सपोर्ट किया है इन्होंने सीरिया के अंदर सिविल वॉर को दबाने के लिए। जो आईएसआईएस के जो बेस है वो यही है, इराक और सीरिया। सॉरी, मैं आपको ईरान बोल गया था यहाँ पे। इराक, सीरिया और टर्की के अंदर कुर्दिश कम्युनिटी पाई जाती है, राइट। तो जो आईएसआईएस का बेस है वो है इराक और सीरिया। तो यहाँ पे बहुत हद तक इसको शांत करने में मदद मिली है। तो इस प्रकार से सिविल वॉर बहुत लंबे समय तक सीरिया के अंदर चला है। गोलन हाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जो इज़राइल जो है वो अपना क्लेम करता है कि गोलन हाइट्स जो है वो इज़राइल का एरिया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा विवादित रहता है। तो गोलन हाइट्स के बारे में भी आपसे पूछे गए कई बार प्रश्न। तो ये आपको ज्योग्राफिकल में लोकेशन है, आपको याद थोड़ी सी होनी चाहिए कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, पोजीशनिंग आपको पता होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।